गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है प्रवीण शिक्षा निकेतन की ओर से चल रही इस ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं भारत आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। लेकिन इस साल का स्वतंत्रता दिवस कुछ अलग होगा। इस साल आप घर में होंगे और हम स्कूल में या घर में होंगे और वहीं पर रहकर हम हमारा स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करेंगे। मुझे पता है आप मिस कर रहे होंगे उन दिनों को जब हम स्कूल में इकट्ठे होकर के स्वतंत्रता दिवस मनाया करते थे। सभी टीचर्स होते थे, सभी टीचर्स को, उन लम्हों को। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि परिस्थितियों के चलते ये सब पॉसिबल नहीं है अभी। लेकिन आशा यही है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ये सारी परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी और आने वाले समय में उसी प्रकार से हंसते खेलते हम हमारी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो अभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जो परिस्थितियों के अनुसार हमें चलना है, परिस्थितियों के अनुरूप हमें चलना है और इसी प्रकार से इन परिस्थितियों के अनुसार ही हमें अपने अध्ययन को जारी रखना है। ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसका आनंद लेंगे। तो इसी संदेश के साथ, इसी बातचीत के साथ आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आगे की पढ़ाई को। तो हम जो आगे पढ़ रहे थे वो था उर्वरक एवं खाद में अंतर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षाओं में। तो ये ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उर्वरक खाद में अंतर लिखिए। तो ये उर्वरक और खाद में अंतर क्या होते हैं? तो देखो, उर्वरक एवं खाद, तो इस प्रकार की सारणी बना के भी आप अपनी नोटबुक में अंतर लिख सकते हो। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। तो उर्वरक जो है क्या है? एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो उर्वरक जो है एक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्रकृति से प्राप्त होता है और गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो देखो, सामान्य जानकारी अपन कल भी पढ़ चुके थे और आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। उर्वरक जो होता है फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है और ये केमिकल्स वगैरह और इनसे ये बनाया जाता है, रसायनों से बनाया जाता है। लेकिन जो खाद होती है, खाद के बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे जंतु अपशिष्ट पदार्थ हैं, गोबर वगैरह हैं, फूल पत्तियाँ हैं और घास फूस वगैरह है, इन सभी को क्या करते हैं, गड्ढे में जाकर के डाल देते हैं। और गड्ढे में डालने के बाद जब ये सड़ जाता है अच्छे से, और सड़ने के बाद ये क्या होता है, गोबर में बदल जाता है। और गोबर में नहीं, खाद में बदल जाता है और इस खाद को उपयोग में लेते हैं खेतों में। ये बात अलग है कि जो उर्वरक हैं इनसे खेतों में अगर डालें तो फसल अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो खाद है ये एक प्राकृतिक चीज़ है और प्राकृतिक चीज़ अगर अपन खेतों में डालेंगे तो खेत की जो भूमि है उसकी उर्वरकता क्षमता बनी रहेगी और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उर्वरक डालने से ये ख़त्म होती है धीरे धीरे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा खाद को माना जाता है इसीलिए। तो आइए इसमें अंतर देख लेते हैं एक बार और वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो उर्वरक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त किया जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो उर्वरक जो है उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है ना, खेतों में बनाई जा सकती है क्योंकि गड्ढा खोद करके इन पदार्थों को उसमें डालना होता है, सड़ाना ही होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। तो उर्वरक जो होते हैं उनसे ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता से होते हैं। तो उर्वरक जो होते हैं उसमें उर्वरक में पादप पोषक जो होते हैं, ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। जितनी आवश्यकता उतनी ये उसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं।
तो खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, क्योंकि खाद जो होती है प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है, तो इसमें पादप पोषक जो होते हैं वो तुलनात्मक रूप से मतलब उर्वरक की तुलना में कम होते हैं। आइए आगे चलते हैं। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। तो उर्वरक और खाद के बीच में अंतर अपन पढ़ ही चुके हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। तो जैविक खाद जो होता है, जो खाद होता है मतलब वो जो उर्वरक की अपेक्षा अच्छा होता है, वो मैंने भी आपको बताया था। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र होती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो मित्र जीवाणु जो होते हैं, मित्र जीवाणु किसे कहेंगे, जो किसान के सहयोगी होते हैं फसल उत्पादन के लिए, जो फसल उत्पादन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो उनको बोलेंगे मित्र जीवाणु। जैसे केचुआ है, केचुए अगर खेत में हो तो उससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ होगी और जो फसल उत्पादन है उसमें सहायता मिलती है उससे। तो कि केचुआ जो होता है उसको किसान का मित्र कहा जाता है। तो और भी मित्र जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है खाद डालने से। जैविक खाद से मिट्टी का संगठन सुधर जाता है। तो जैविक खाद अगर अपन डालते हैं मिट्टी में तो उसका जो संगठन होता है, संगठन मतलब जो चीज़ें उसमें आवश्यक होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, वो उसमें उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन सिंचाई। तो ये जो था अभी खाद के लाभ अपन ने देखे। ये खाद के लाभ बहुत बार पूछ लिए जाएंगे, तो अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो खाद के लाभ आप याद कर लें। सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को काय की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, जल की आवश्यकता होती है। पौधे में वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। तो पौधे की वृद्धि और पौधों को मुख्य रूप से क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है अपनी वृद्धि के लिए। तो जल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है उनके लिए। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो पौधे की जो जड़ें होती है उनके द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण वो पौधा कर लेता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। और जल जो होता है बहुत आवश्यक होता है, कि बिना जल के, बिना शुष्क स्थिति में, सूखी स्थिति में जो बीज होते हैं वो भी अंकुरित आसानी से नहीं हो पाते हैं। तो उनको अंकुरित होने के लिए क्या की जरूरत होती है, जल की। क्योंकि किसी बीज को अपन जब अंकुरित करते हैं तो अंकुरित करने के लिए उसे पहले तो भूमि में रोपित किया जाता है और उसके बाद उसको जल दिया जाता है, तब जाकर के वो उगने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। तो जल में जो पोषक तत्व घुले होते हैं, जो मिट्टी से जब जड़ों के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है, तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो पोषक भी जल के साथ पौधे के अंदर आ जाते हैं। ये फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। तो फसल की किस चीज़ से, पाले और गर्म हवा से ये जो जल होता है ये रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो स्वस्थ फसल की वृद्धि हो सके, अच्छे से फसल वृद्धि कर सके, तो इसके लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से क्या देना चाहिए, जल देना चाहिए। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद खेत को जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों की मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। तो सिंचाई की समय और बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। तो अगर आपकी फसल के आधार पर निर्भर करता है, फसल कौन सी उस पर निर्भर करता है कि आपको सिंचाई कितनी बार करनी है, कैसे करनी है, कैसे क्या करना है। मौसम पर भी निर्भर करता है कि अगर बारिश का मौसम है तो आपको सिंचाई कम करनी होगी, बारिश नहीं हो रही है तो सिंचाई ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो गर्मी समय आप भी समझ सकते हो कि बारिश कम होगी तो और गर्मी ज़्यादा होगी, तो इस स्थिति में क्या होगा, जल ज़्यादा देने की, पानी ज़्यादा देने की आवश्यकता उसमें होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्ती से जल वाष्पन की दर अधिक होती है? हो सकता है।
होने से हो सकता है। तो हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है कि मिट्टी और जल वाष्पन की जो दर होती है वो अधिक होती है। जैसे पानी मिट्टी में डाला तो वो क्या होगा, वाष्प बन करके उड़ जाएगा और इसकी वजह से हमें ज़्यादा जल देने की आवश्यकता होगी ताकि जल का स्तर बना रहे। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। तो गर्मियों में पौधों का पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर अपन गर्मियों में ठीक से उनको पानी नहीं देंगे तो सूख करके मर जाएंगे। तो इसलिए गर्मियों में उनको ज़्यादा पानी देना होता है। सिंचाई के स्रोत, कुएं, जल। सिंचाई के स्रोत के बारे में जानते हैं। सिंचाई के स्रोत क्या, जहाँ से हम सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई के लिए पानी ले सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, सिंचाई स्रोत कहलाएंगे। तो कुएं से भी क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। जलकूप से भी सिंचाई की जाती है। तालाब या झील से भी सिंचाई की जाती है। नदियाँ जो होती है, नदियों के द्वारा भी पानी लेकर के सिंचाई की जाती है। बांध एवं नहर होती हैं, उनके द्वारा भी सिंचाई की जाती है आदि। ये सभी क्या है, सिंचाई के स्रोत, जल के स्रोत हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि एक किसान है जो कि कुएं से सिंचाई कर रहा है। ठीक है, पानी ऊपर खींच करके उसको डाल रहा है खेत में। सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, तो इसके अंदर देखते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से। अभी आधुनिक तरीके भी हैं और पारंपरिक तरीके भी हैं। तो पारंपरिक तरीके जो कि परंपरा से चले आ रहे हैं, पुराने समय से चले आ रहे हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। तो कुएं और नदियों और झीलों के जो, नहरों के जो पानी है, इसको नहरों से, झीलों से और कुओं से निकाल करके खेतों तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके हैं। और इन तरीकों के भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। क्षेत्र के आधार पर ये तरीके होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मवेशियों के द्वारा भी ये काम किया जाता है और मजदूरों के द्वारा भी ये काम किया जाता है, सिंचाई का काम जो होता है। अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। और सस्ते हैं और कम दक्ष, ठीक से इनसे सिंचाई नहीं हो पाती है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। मोट है, मोट को घिरनी भी कहा जाता है। चेन पंप है, ढेकली है, रहट है। ठीक है, और ये चित्र में दिए हुए हैं। तो मोट का चित्र ये दिया हुआ है इस प्रकार से। एक पात्र सा होता है, उसमें से पानी ऊपर खींचा जाता है कुएं में से और उसको बाहर निकाल करके डाल दिया जाता है। वापस इसको डाला जाता है, वापस पानी भरा जाता है और उसको बाहर निकाल करके डाल दिया जाता है। आगे आप देखोगे तो चेन पंप दे रखा है। चेन पंप से क्या होता है, एक पहिए जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा पानी कुएं के अंदर से आता है और बाहर आकर के इसको डाल दिया जाता है और इस प्रकार से पानी खेतों में चला जाता है। आगे देखोगे आप तो ढेकली। ढेकली में क्या होता है, एक ऐसे व्यवस्थित की जाती है, एक ऐसी लंबी सी लकड़ी, उस लकड़ी की एक तरफ पर भार लटका दिया जाता है। उस भार की वजह से जो आगे का डंडा है वो ऊपर और नीचे होता रहता है। तो इसमें बंधी हुई जो बाल्टी होती है, जो पात्र होता है, वो कुएं के अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। और जो बाहर आता है तो पानी लेकर के आता है और उस पानी को खेत में डाल दिया जाता है। आगे देखोगे तो आगे एक चित्र और दिया हुआ है। तो इससे भी सिंचाई की जाती है। इसे कहते हैं रहट। रहट में क्या होता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है जैसे बेल घूमता है, तो बेल के घूमने पर आगे जो पानी है वो बाहर आता है और बाहर आकर के उसको खेत में डाल दिया जाता है। आइए पढ़ते हैं आगे। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो आप पर जो वर्तमान समय है, आधुनिक समय है, इसमें क्या करते हैं, आज नए नए तरीके आ गए हैं। तो अभी पंप का उपयोग किया जाता है। और पंप को चलाने के लिए किस किस चीज़ का, डीजल से भी पंप चलता है, बायोगैस से भी चलता है और विद्युत से भी चलता है, लाइट से चलने वाले पंप जो होते हैं। और सौर ऊर्जा का उपयोग भी पंप चलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पंप का चित्र दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। और सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में बात करते हैं। आइए अपन, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। तो सिंचाई की आधुनिक विधियाँ जो हैं, इससे अपन क्या कर सकते हैं, मितव्ययता से जल का उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक तरह से कहेंगे तो आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। जल का उपयोग, ज़्यादा जल व्यर्थ नहीं होता इससे। जितनी आवश्यकता है उतना ही जल हम फसलों को देंगे और ज़्यादा जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। तो इससे क्या होता है, जल का उपयोग मितव्ययता से होता है, ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ती सिंचाई में। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग
असमतल भूमि के लिए किया जाता है। तो असमतल जो भूमि होती है, समतल भूमि नहीं होती है, वहाँ पर छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। ठीक है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोज़ल लगे होते हैं। तो ऐसे पाइप होते हैं, ऐसे सीधे खड़े होते हैं, और इन पाइपों पर क्या होते हैं, नोज़ल्स लगे होते हैं। नोज़ल से क्या होता है, पानी ऐसे फुहारों की तरह छिड़क कर बाहर आता है, और ये नोज़ल जो होते हैं घूमते भी हैं। तो इनके घूमने से चारों तरफ, हर तरफ पानी स्प्रिंकल्ड होता है, छिड़काया जाता है। ठीक है, फुहारों की तरह। आगे देखते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में जोड़ा जाता है तो वह घूमते हुए नोज़ल से बाहर निकलता है। तो घूमते हुए नोज़ल से वो पानी जब बाहर निकलता है तो इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। तो ये छिड़काव जो होता है ये इस प्रकार से होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो, ऐसा लगता है वहाँ पर। तो छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो कॉफ़ी की खेती, लॉन है, यहाँ पर सभी जगह पर छिड़काव के लिए ये विधि जो है उत्तम मानी जाती है। चित्र में आप देख ही चुके हो, वापस से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कुआं है, कुएं में पंप लगाया है और पंप को पाइप के माध्यम से विभिन्न जगह पर इन स्प्रिंकलर सिस्टम से जोड़ा गया है, और यहाँ से जब नोज़ल से पानी निकलता है तो ऐसे घूमता हुआ फुहारों की तरह बाहर आता है। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा इस प्रकार से उन पौधों पर गिरता है जैसे तो वर्षा हो रही हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। कम जल में अच्छी सिंचाई इससे की जा सकती है। नेक्स्ट है अपना ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। तो ड्रॉप के रूप में बूंद बूंद करके गिरता है जड़ों पर, डायरेक्ट जो भी पौधा है अपना उसकी डायरेक्ट जड़ में जाकर के बूंद बूंद करके गिरता है, इसको ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। तो फलदार बगीचे, वृक्ष जो होते हैं यहाँ पर पानी देने का बहुत ही अच्छा तरीका इसको माना जाता है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि से जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता और जितना पौधे को ज़रूरत है उतना ही उसकी जड़ में पहुँच जाता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है। जहाँ रेगिस्तानी इलाका है या जहाँ पानी कम पाया जाता है वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा उपाय है सिंचाई का। ठीक है, तो चित्र में आप देख सकते हो यहाँ भी इसी प्रकार से एक खेत में पंप लगा हुआ है कुएं के अंदर, और इस कुएं से इसको पाइप के माध्यम से जोड़ दिया गया है, और फसल के जो पौधे लगे हुए हैं इनके सहारे भी एक एक पाइप लगा हुआ है। अब इस पाइप से क्या होता है, ये जो पानी जा रहा है ये वहाँ पर एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है। तो छोटे से छेद में से डायरेक्ट उसकी जड़ों पर पानी बूंद बूंद कर करके ड्रॉप करके गिरता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। नाम से पता चल जाना चाहिए, ड्रिप तंत्र मतलब ड्रॉप करके बूंद बूंद करके वो पानी गिरता है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन खरपतवार के बारे में, खरपतवार से सुरक्षा किस प्रकार से की जाए और ये सारी बातें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।